नाज़रीन, जब से 15 अप्रैल के लॉकडाउन में नरमी की गई है तब से लेकर अब तक मुसलसल कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 800 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर शहरों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो शहर कोरोना से मुतासिर है उसका नाम लाहौर है। 22% केसेस लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, 16% केसेस कराची से ताल्लुक रखते हैं और बकिया शहरों का जो हिस्सा है वो इसी तवातुर के साथ कम है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर लाहौर शहर के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस है तो पंजाब हुकूमत लॉकडाउन को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? पंजाब हुकूमत क्यों नाकों को खत्म करती जा रही है? पंजाब हुकूमत क्यों शहरियों को एक बड़ी तादाद में बाहर निकलने की इजाजत दे रही है और लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन का नाम लेकर अवाम को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है? इस वक्त सूरत हाल यह है कि अवाम को एक जानिब जहां घरों पर महदूद रहने की हिदायत की गई है, वहां पर सब्जी मंडियां आबाद हैं, वहां पर बेकरीज आबाद है, जो स्टोर्स हैं वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। और इस तमाम तर सूरत हाल में मुख्तलिफ ताजरों की जानिब से मुसलसल प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि कोरोना के हवाले से जो इक्तसादी पाबंदियां आयद की गई थी उन पाबंदियों को जल्द अज जल्द नरम किया जाए, एसओपीज को मलहूज़े खातिर रखते हुए। अब इसी सारे मामले पर बात करने के लिए इरफान इकबाल शेख मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सदर है लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यह बताइएगा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत लॉकडाउन है, आज वर्जिन ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी एयरलाइन कोलैप्स कर गई, ऐसे में पाकिस्तान के ताजिर किस तरह से गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि बिजनेसेस खोले जाए? इस तरह तो वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोरोना जो है ना वो बिल्कुल उसने एक तूफान मचाया है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में उसका एक बड़ा खौफनाक किस्म का फैला हुआ है और ये स्प्रेड आउट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए मेरी बात सुने, एक तरफ एक कुआं है, एक दूसरी तरफ खाई है। कुएं में आपका आ गया ये कोरोना। अगर आप कुएं में गिरते हैं तो आप कोरोना आपको खा लेगा, लेकिन अगर आप खाई में गिरते हैं तो उसके बाद आपकी इकोनॉमी जो है ना वहां से उस खाई से निकलना, इकोनॉमी और समझे खाई है तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, साथ साथ दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी आपकी बिल्कुल ही उसमें ना चली जाए, क्योंकि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि -2.2 पे चली जाएगी। नहीं इरफान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि हमें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जानिब कुआं है दूसरी जानिब खाई है, और आपकी इस बात का जवाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े खूबसूरत जुमले के जरिए दिया था। उनका यह कहना था कि अगर लोग जिंदा रहेंगे तो हम मईशत को दोबारा जिंदा कर लेंगे, लेकिन अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर हम मईशत का क्या करेंगे? मुझे एक चीज बताएं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सबसे पहले कोरोना, देखिए कोरोना 24 दिनों में लॉकडाउन हुए और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले कोरोना को देखें जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट अपनी पूरी मेहनत कर रही है, हम गवर्नमेंट की को इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि अगर कोरोना हम करते रहे और अगर मईशत का कोरोना हो गया तो फिर उसका क्या होगा? इसलिए हमें दोनों चीजों को साथ लेके जाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। नहीं, ये जो आप ये कह रहे हैं इरफान साहब कि हमें दोनों चीजों को साथ साथ चलाना पड़ेगा ताकि जो डैमेज है कम से कम हो। ये एक्सपेरिमेंट आप किसी एक मुल्क का नाम ले सकते हैं जहां पर किया जा रहा हो इस वक्त? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जिन मुल्कों के साथ मिला रहे हैं, अब आप नहीं, मैं किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात नहीं कर रहा। आप अपनी पसंद से दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जहां पर थोड़ी थोड़ी मईशत भी बहाल हो रही हो और थोड़ा थोड़ा कोरोना के ऊपर काम भी हो रहा हो। आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, आप बांग्लादेश की ले लें, नाइजीरिया की ले लें, मंगोलिया की ले लें, अपनी मर्जी से मुल्क बताएं मुझे जहां पर आपका मुतालबा पूरा हो रहा हो। अच्छा चले, अब आप जब बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश ने जो पैकेज दिया है आपने वो देखा क्या है? उन्होंने कहा जी कि आपकी वेजेस, आपके तमाम इलेक्ट्रिसिटी के बिल सब कुछ गवर्नमेंट देगी, और बाकी जो है ना आपको 3 महीने का हम फ्रीज करते हैं और 2 सालों में जाके आपसे हम रिकवर करेंगे। तो आपको कुछ थोड़ी सी इस किस्म की फिर गवर्नमेंट को साथ चीज देनी चाहिए, चीजें आगे चले। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, स्टेट बैंक ने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा खोल दें, एकदम सब कुछ कर दें, बट ग्रेजुअली देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको उसका लिए प्लान करना पड़ेगा साथ कि हम पहले मरले में हम ये खोलेंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये,
ये प्लान करना पड़ेगा। अगर आप प्लान नहीं करते तो चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। और देखिए मेरी बात सुने, जब खुदा ना खास्ता जब ये हालात होंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होगी, फिर लोग भूख नंग से मर रहे होंगे, तो फिर वो सारे क्राइम भी होंगे, सारी चीजें होंगी। तो इसलिए हर चीज को हमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सारा कुछ खोल दें, हम ये नहीं कह रहे कि जी सारा कुछ खोल के आप तबाह बर्बाद करते हैं। नो इरफान साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आप बहुत रैशनली चीजों को आंसर करते हैं, बहुत रैशनली अपना केस बिल्डअप करते हैं। बिल्कुल भी आपका जो लहजा होता है, आपके जो दूसरे ताजिर रहनुमा बड़े धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप बड़े मुदल्लल लहजे में गुफ्तगू करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मजीद स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप मेरी मदद करें, बल्कि लोगों की भी रहनुमाई करें। 15 अप्रैल तक रोजाना की बुनियाद पर 150 से 200 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। हम रोजाना नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उनके फिगर्स को हम अपने अवाम तक पहुंचा रहे थे। 15 अप्रैल को लॉकडाउन नर्म किया गया है और आज 21 अप्रैल तक रोजाना की बुनियाद पर 500, 600, 700 और कल 800 केसेस रिपोर्ट हुए। शेख साहब, अच्छा, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम हर चीज को उसको लें, उसको रियलिटी बेस पे लें। ये जो केसेस बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े कि जब हमने शुरू किया, टेस्टिंग शुरू की, तो टेस्टिंग करनी शुरू की, तो उसके बाद अभी तो लोगों का ये, हमें ये नहीं पता कि हम पीक तक कहां पे जाना है और कहां पे जाना है। मैं आपकी बात मानता हूं, मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल फैसला है कि आप एकदम खोल दे। नहीं, हम चाहते ही नहीं कि एकदम खुले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको प्लान करे और प्लान करके छोटे छोटे से इलाके से स्टार्ट करे और फर्स्ट अपना स्टेप में वो छोटी जो हमारे लोकेलिटी के स्टोर्स होते हैं उनको खोले। फिर उसके बाद अब कंजेस्टेड मार्केट है, बड़ी मार्केट है, दूसरी जो है ना, उनको अभी रहने, उनको बाद में करेंगे, क्योंकि लोगों का ये स्प्रेड आउट होता है, उससे फैलता है बहुत ज्यादा। देखिए, लेकिन जो कुछ भी है, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हम उतने स्ट्रांग नहीं है इकोनॉमिकली, हमें अपनी सारी चीजों को साथ लेके चलना है, और चीजों को नहीं लेके चलेंगे तो चीजें और वर्स्ट कंडीशन में चली जाएंगी। देखिए, आपकी इकोनॉमी जो ना आपकी 3.3 से इस वक्त 1.5 है। अच्छा इरफान साहब, मैंने आपसे यही बात करनी थी कि ये जो कल पेट्रोलियम प्राइसेस क्रैश हुई हैं, तारीख में पहली मर्तबा नेगेटिव में चली गई हैं, ये नेगेटिव प्राइस का क्या मतलब होता है, जरा बताइएगा। मैं बताता हूँ। नेगेटिव इसलिए हुई है जनाब के जब आपको ऑर्डर्स मिले होते हैं, और अब आपको पता है कि आजकल कोई फैक्ट्री दुनिया में हर चीज कम हो गई ऑयल की। अब जब उसकी डिमांड कम हुई और जो ऑर्डर कैंसिल हुए और जो उनके पास है, अब उनके पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है, और वो चाहते थे कि किसी तरीके से निकल जाए, क्योंकि वहां पे रखना मुश्किल, उनके पास स्टॉक के लिए जगह नहीं है। इस वजह से वो -37 पे गए डॉलर पे, और वो तो देना चाहते थे किस तरह निकल जाए, हमारे से हो जाए। ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब उसके बाद दोबारा ये 1.6 पे आ गया। पर मैं ये समझता हूँ ये तो होना था, क्योंकि जब डिमांड नहीं होती, जब सप्लाई पीछे ज्यादा होगी और आपके पास टैक्स नहीं है, आपके पास जगह नहीं है उसको स्टोर करने की, तो उसके बाद फिर यही कंडीशन होती है। देखिए, इसके तो अभी पूरी दुनिया में पता नहीं कोरोना के बहुत सारे ये अपना इफेक्ट्स आने हैं, और आगे हालात क्या बनते हैं। हमारा मुल्क जो है ना वो गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड है, तो हमें थोड़ा सा प्लान ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और चीजों को बैन साथ लेके जाना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप इसको खोल दें और स्प्रेड आउट कर दें, सबको मार दें, नॉट एट ऑल। हम चाहते हैं कि बड़ी समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ आप मर्रावार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बनाएं, अपने सोचें। मसल अगर आप इसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करें कि आपकी राय में स्टेप 1 में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को खोलना चाहिए, और ये स्टेप 1 कब लेना चाहिए, स्टेप 2 और स्टेप 1 में कितने दिन का वक्फा होना चाहिए, और स्टेप 2 में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए, अगर जरा आप अपनी बात को एलैबोरेट करें ताकि लोगों को आपकी बात समझने में आसानी हो। बहुत सारे लोग आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि आपको कोरोना की सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है, लेकिन आपका यह जुमला बिल्कुल ठीक है कि एक जानिब कुआं है और दूसरी जानिब खाई है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज, लोग तो खैर जो भी कहते हैं वो यहाँ तो बहुत जज्बाती लोग हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि हमने खोल देना, हमने आज खोल देंगे, 15 को खोल देंगे। मैं बिल्कुल उस चीज के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के साथ बैठ के हर चीज को प्लान करके फिर खोले। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको किस तरह से हो सकता है। अब आपने इंडस्ट्री खोली, जब हमने सबसे पहले मेरी रज़ाक दौल साहब के साथ जब बात होती थी तो हम उन्हें कहते थे हम एक्सपोर्ट तो खोले ना। सबसे पहले टेक्सटाइल वाला सेक्टर खोला, टेक्सटाइल के क्योंकि ऑर्डर से वाले जिनके पास ऑर्डर था कम से कम उनको खोलने दें। फिर उसके बाद जिसके पास जिस चीज का ऑर्डर है, ऑटो पार्ट्स का ऑर्डर है, किसी के पास जिसके पास भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर है उसको खोलने दिए थे। फिर उसके साथ अलाइड जो है ना, जो हमारी जो अपना इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पे
आपने फार्मा इंडस्ट्री है, उसके साथ आपको पैकेजिंग वाली खोलनी है, उसके साथ आपने कैरोगेटेड बोर्ड वाली खोलनी है, फिर उसके साथ आपने प्लास्टिक तो इरफान शेख साहब, ये तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जी नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हर चीज के आपको एसओपीज बना के खोल रहे हैं, ऐसे नहीं खोल रहे। और ये जिस तरह से भी खोल रही है आपके सामने है कि कोई स्पीड के साथ काम नहीं हो रहा, कोई उस तरीके से नहीं हो रहा। और मैं समझता हूं कि हमें जरूर साथ प्लान करना चाहिए मेरे भाई। अगर हम सिर्फ कोरोना करते तो यहाँ पे ब्लड सेट शुरू हो जाएंगे, लोग घरों से निकल आएंगे, दुकानें लुटी जाएंगी, सब ये काम भी होंगे, ये भी आप देखें। लेकिन इसको अगर हमने रोकना है और अगर हमने इसको स्मूथली और इसको हमने समझदारी। अच्छा इरफान शेख साहब, मुझे पता नहीं है कि आप उम्र के किस हिस्से में हैं, लेकिन यकीनन आप मुझसे बड़े हैं। क्या आपने 1965 की जंग अपने होश में देखी है? जी मैंने देखी है। आपको एग्जैक्टली आपको याद होगा कि जब 1965 की जंग हुई थी तो 6 सितंबर से लेकर जब तक शिमला मुआहदा नहीं हुआ था, 21 सितंबर तक जो मुल्क के अंदर हालात थे उसमें कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई कारोबार नहीं चल रहा था। उस वक्त पूरी कौम जो थी मुत्तहिद थी, एक जंगी माहौल था। यह भी एक जंग है इरफान शेख साहब, ये कुदरत की एक आफत के खिलाफ जंग है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मैं आपको उसका भी समझाता हूँ। जब 65 की जंग हुई थी तो हमारी आबादी कितनी थी और हमारा वो क्या था, हमें खाने पीने का कोई मसला दूसरा नहीं था। इस वक्त तो यहाँ पे हमारी 22 करोड़ की आबादी है, उससे हम तकरीबन कोई 600 गुना बढ़ चुके हैं। हम अपना यहाँ 400 गुना बढ़ चुकी है हमारी आबादी। तो हमने हर चीज को साथ सोच के समझ के करना है। हम किसी चीज को भी जज्बात के साथ नहीं लेके चलेंगे। लेकिन अब तक इरफान साहब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास दोनों चैलेंजेस थे, एक जानिब कोरोना था, दूसरी जानिब इकोनॉमी थी। आप मुतमईन हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी तक है मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ और गवर्नमेंट ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। इंशाल्लाह हम इससे मिलजुल के लड़ेंगे, आपस में सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हम इसका मुकाबला भी करेंगे और इसको हम जीतेंगे। और आप गवर्नमेंट को किसी किस्म का अल्टीमेटम, किसी किस्म की धमकी नहीं दे रहे, और वो जो ताजिर रहनुमा ऐसा कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि धमकियां देना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर लड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ना अकेले ना गवर्नमेंट लड़ सकती है ना हम लड़ सकते हैं। हमको इकट्ठे होना है, इकट्ठे लड़ना है, तभी जाके हमारा मसला हल होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। ये एक आफत है। देखिए जब आपका आया था इटालियन फ्लू आया था, जब सॉरी स्पेनिश फ्लू आया था, तो उसमें 4.5 करोड़ बंदा उसकी लपेट में आ गया था। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी आफत और बला है कि इसको बड़ी समझदारी के साथ, बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि इस वक्त हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस वबा पर काबू पाना है, क्योंकि एक जानिब कोरोना का मसला है, दूसरी जानिब मईशत का मसला है। अगर मईशत को छोड़ते हैं तो कोरोना खा जाएगा, अगर कोरोना को छोड़ते हैं तो फिर मईशत खा जाएगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए यह है कि वो जो इकदामात कर रही है वो दुनिया के दीगर ममालिक में बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड हैं। इकोनॉमी की बात हो या कांग्रीगेशंस की बात हो, एसओपीज पर अमल करके ऐसे जाहिर किया जाता है कि कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन कोरोना उन एसओपीज को नहीं देखता। खुद गवर्नमेंट की अपनी मीटिंग्स के अंदर उन एसओपीज का मजाक उड़ाया जाता है। पिछले दिनों में साहिवाल के अंदर डीपीओ साहिवाल के एजाज में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए एक शानदार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सारे लोग शरीक हुए और उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये वो लोग हैं जिनका ये काम है कि उन्हें लोगों को एक दूसरे से फासले पर रखना है। और जब लोग देखेंगे कि खुद कानून के रखवाले कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो लोग कानून पर अमल दरामद कैसे करेंगे? अब इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी किस हद तक सफर करेगी। जो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है उसके असरात पाकिस्तानी इकोनॉमी पर किस तरह होंगे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.2% की कम तरीन शरह पर आ सकता है। डॉक्टर कैस असलम मेरे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, हमारे उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि कल जो तेल मनफी जोन में गया है, इसका क्या मतलब है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? बात यह है कि एयरक्राफ्ट भी बहुत कम उड़ रहे हैं, शिप्स भी बहुत कम जा रही हैं, इंडस्ट्री भी बंद है, तो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी
प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है डिमांड, तो डिमांड ऑफ ऑयल जो है वो तकरीबन बहुत कम हो गई। सप्लाई जो है वो ग्लट किया हुआ था उसने। रशिया और सऊदी अरेबिया अप्रैल तक माने ही नहीं, और जब माने तो सिर्फ 10% उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कट की, तो सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई थी। और जो स्टोरेज फैसिलिटीज है दुनिया की वो भरी हुई हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो गिरा है तेल और शायद $1 पर बैरल पे आया है। अमेरिका ने तो कहा है कि अगर अभी मेरा तेल उठा लें, मेरा ख्याल वो अपनी इंडस्ट्री के लिए ज्यादातर है, तो वो 37 पॉइंट समथिंग डॉलर्स और देंगे। तो बट इसका आपने जो पूछा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया, गल्फ के स्टेट्स, मेक्सिको और वेनेजुएला और ईरान को तो बहुत सीरियस हिट होगा। ईरान और वेनेजुएला पे पहले ही लगे हुए हैं वो एम्बार्गो, क्योंकि ये सिर्फ इनका रेवेन्यू तेल का है। तो क्या सऊदी अरब और बकिया गल्फ कंट्रीज को अंदाजा नहीं था कि अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम ना की तो इस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? जानबूझकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? इगोइस्टिक भी तो होते हैं ना, हम बादशाह हैं, हम समझते हैं कि दुनिया को हमारे साथ चलना चाहिए। ये क्या होते हैं नहीं डॉक्टर साहब, धंधे में, इकोनॉमिक्स में सुना है कि कोई ईगो नहीं होती है। आई एग्री। अब आप देखें कि अमेरिका और रशिया जो हैं उनकी इकोनॉमी को हिट होगा, मगर उसके साथ साथ उनकी इंडस्ट्री जो है वो फायदा ले जाएगी। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के मुल्क जो एक्सपोर्टर्स हैं, इनकी इकोनॉमी अगर आज खोल देते हैं तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इनको बहुत सस्ता तेल मिल जाएगा। हमारे जैसे मुल्क जो हैं उनको ना फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 महीने से तेल खरीदा ही नहीं है। हमारे रिजर्वायर्स फुल हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं किसी SOPs के साथ इंडस्ट्री को खोलेंगे तो तेल हम इस्तेमाल करेंगे। हमने जो तेल खरीदा वो महंगा है, तो हम मराते भी नहीं दे सकते कौम को। तो ये हमारी जो थॉट्स है। बट आपकी बात सही है कि ये जो है ईरान और सऊदी अरेबिया और रशिया एक ऐसी ट्रेड वॉर पे चले गए जो विच वाज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर कैर सिस्टम के डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा इस वक्त देखी जा रही है। डॉलर जो है अब परमानेंटली 160 से ऊपर 163 रुपए 40 पैसे के ऊपर पहुंच चुका है। आप देखते हैं कि डॉलर अभी मजीद ऊपर जाएगा? देखिए, मैं तो जब एक जमाने में आज से कुछ साल पहले ये डॉलर ऊपर जा रहा था तो मैं कहता था कि 200 पे जाएगा। लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, मगर जिस किस्म की आपकी इकोनॉमी का हाल है, आपने कर्जे वापस करने हैं, आपको मरातें जो मिल रही हैं वो बहुत कम हैं, आपकी एक्सपोर्ट अब बिल्कुल नहीं हो रही, इंपोर्ट जो है वो भी रुकी हुई है, तेल भी रुका हुआ है, बट एट द सेम टाइम स्पेकुलेशन है, आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, भाग सकते हैं लोग। तो कहीं 170 तक तो ये इस स्टेज पे जाएगा अगर आप इंडस्ट्री को 170 से तो डॉक्टर साहब नीचे आया है ना, जब से IMF ने 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। कितनी देर IMF की सपोर्ट से आप इस फ्लक्चुएशन को करेंगे? आगे चाइना के पैसे देने हैं, आगे और मुल्कों के पैसे देने हैं, और लेकिन डॉक्टर साहब आप जो पिक्चर शेयर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ग्रिम है, लेकिन IMF की जो कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव प्रोजेक्शन की है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में जो पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्ज है वो टोटल GDP का 90% से कम होकर 73% पर आ जाएगा, और जो महंगाई की शरह है 11% वो कम होकर 4.5% पर आ जाएगी। अगर इकोनॉमी चलेगी तो ये बिल्कुल सही है, बट आर यू श्योर कि आप इकोनॉमी को और एक्सपोर्ट को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे इस सारे के अंदर? अभी तक तो यही फैसला नहीं आपने किया कि आपने लोगों को कोरोना से बचाना है या इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट करनी है, बट एट द सेम टाइम लेकिन ये चीजें तो किसी रियासत के भी कंट्रोल में नहीं है ना डॉक्टर साहब। देखें, बात यह है कि जब डिप्रेशन होता है ना, तो अभी आप रिसेशन की सेकंड स्टेज पे चले गए हुए हैं। आपने खुद ही कहा कि 1 पॉइंट समथिंग पे है आपका ग्रोथ रेट, विच इज नॉट इनफ। आपका कहीं ना कहीं 2.2 बहुत कम था, और अगर ये आप बंद रखेंगे इकोनॉमी को, आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टेबल्स को नहीं खोलेंगे, तो फिर ये जो है
आप कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ द इकोनॉमी को। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स इसी तरह से कंटिन्यू करता है, लोग अपनी जॉब से हाथ धोते हैं, उसके बाद जो सरमायादार हैं वो अपनी दौलत छुपा कर बैठ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू करता है, कोरोना सिचुएशन कंटिन्यू करती है, एक जानिब अमवात होंगी तो लूटमार शुरू हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला डेवलप हो सकता है? देखें, जब आप लोग भूखे रहेंगे तो नेचुरली, और अगर उनको ग्रुप्स में खोल दिया तो वो कहीं ना कहीं तो पीपल आर स्टार्विंग। अभी आप देखें कि मुझे बता रहे थे चेंबर के प्रेसिडेंट के, उन्होंने कुछ 1-2 ट्रक भेजे तो लोग उन्होंने लूट लिए वो ट्रक। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने जब ये 12,000 रुपया लोगों को बांटा तो वहां जो लड़ाई चढ़ाई, एक खातून फौत हो गई उस बारे में। तो देखें, पर्सनल इंटरेस्ट जो है इस मुल्क में, जहां हम ट्रेंड ही नहीं है चीजों को रिस्पेक्टफुली करने में, वहां बिल्कुल ये सब कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सारी उम्र अपनी जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, क्या इस तरह की सिचुएशन इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती है केस स्टडीज के तौर पर, या ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है? जी, कोरोना तो अनप्रेसिडेंटेड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं आई। मगर अगर आप याद करें, आप तो नहीं याद कर सकते, हम छोटे थे तो अयूब खान के जमाने में और भुट्टो के जमाने में राशन कार्ड हुआ करते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि पैसे बांटने के बजाय राशन, चंद बेसिक प्रोडक्ट जिसमें फूड के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट होती हैं, उनको राशन कर दिया जाए और राशन कार्ड दे दिए जाए। इंडिया में तो अभी भी ये चल रहा है ना डॉक्टर साहब? जी, बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में। आप और तो कोई तरीका नहीं है। स्टेट कहाँ अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करेगी जो खुद फ्रेगमेंटेड है, जो खुद करप्ट है, जो खुद इनएफिशिएंट है। तो आपको सोसाइटी को आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के साथ चलाना पड़ेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम आपका। उनका ये कहना था कि हमें सोसाइटी को इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन के दौर में आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन के जरिए चलाना होगा और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो राशन कार्ड्स लोगों में तकसीम करे और जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें और चावल शामिल है उनको राशनाइज करे। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। समाजी फासला कोरोना वायरस के फैलाव से तहफ्फुज दिलाता है। कोरोना वायरस से मुतासिरा फर्द जब अवामी मकामात मसलन बैंक, शॉपिंग मॉल या रोजमर्रा की अशिया जरूरियात खरीदने के लिए जाता है तो वो अपने राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को वायरस मुंतकिल करने का सबब बन सकता है। एहतियात कीजिए, बिला जरूरत घर से न निकलें, पुरहुजूम जगहों पर जाने से गुरेज करें। घर से निकलना जरूरी हो तो दीगर अफराद से कम से कम 6 फुट का फासला रखें। मालूमात और रहनुमाई के लिए कोरोना वायरस हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। कोरोना वायरस से तहफ्फुज सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। ये पब्लिक सर्विस मैसेज यूनिसेफ, WHO और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के ताउन से पेश किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा इन्ना हादल मरद जुंदुन मिन। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के मुआशी असरात के ऊपर, लेकिन इस वायरस की वजह से जो तिब्बी असरात है, इस वायरस की वजह से जो लोगों की सेहत को खतरा लाहक है वो बहुत ज्यादा रियल है। अगर सिर्फ आदाद शुमार की बात की जाए तो सिर्फ लाहौर शहर में पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा 696 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि कुल केसेस का 22% 22% बनता है। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। सेहत के हवाले से डॉक्टर नौशीन, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब से 15 अप्रैल से लॉकडाउन में नरमी शुरू हुई है, पहले केसेस थे 100, 150, 180, अब रोजाना 500-600 और अब 800 केसेस तक सामने आ रहे। जी देखिए, इसकी वजह यह है कि अब हमारी टेस्टिंग की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। पहले ये जहां पर दिन में 1400-1500 टेस्ट हो रहे थे, अब जो है वो तकरीबन 5000 टेस्ट के ऊपर पहुंच गए हैं और हर आने वाले दिन के साथ जो है ये टेस्टों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस वक्त ये शुरू हुआ था कोरोना पाकिस्तान में, तो उस वक्त 3 लैब्स थी, एक कराची, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर। और आज जो है ये लैब जो है इनकी तादाद 50 हो गई है। इसमें
7-8 लैब्स जो है वो आर्म फोर्सेस की और बाकी सारी जो है वो नहीं, ऐसे हालात में तो डॉक्टर नौशीन हमें लॉकडाउन को मजीद सख्त करना चाहिए, कर्फ्यू की जानिब जाना चाहिए, और हम पाबंदियां उठाते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी, हमारे जैसे मुल्क के अंदर जो है वो लॉकडाउन पॉसिबल ही नहीं है। जब पिछले दिनों में जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन था, आप भी लाहौर में रहते हैं और मैं भी लाहौर में, तो हमने खुद देखा है कि उस लॉकडाउन के ऊपर कितना अमल हो रहा था। सारा दिन जो था वो सड़कें भरी होती थी, उसी तरह से गली मोहल्लों के अंदर लोग जो थे वो इकट्ठे होके बैठे होते थे। और हमारी यानी रियासत अपनी रिट नाफिज करने में नाकाम रही। देखिए जी, इसके ऊपर आप, जाहिर सी बात है कि आप लोगों के ऊपर कितनी सख्ती कर सकते थे। क्या आपने उनको जेलों में डालना था, या वो गरीब लोग जो थे उनको क्या आपने फाइन करना था? ये तो लोगों की एक वॉलंटरीली एक वो होती है, जैसे बाकी ममालिक में जो अफोर्ड कर सकते थे। चाइना ने जिस तरह से किया, उन्होंने लोगों के घरों में खाने पहुंचाए, उनके घरों को बाहर से उन्होंने ठीक है, कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से लॉकडाउन में मजीद नरमी करेंगे तो आपको नहीं लगता कि दूसरी जानिब हमारी टेस्टिंग जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो ये कोरोना के केसेस तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाएंगे? डॉक्टर देखिए, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो हमारा माशरा है, जो हमारे रहन सहन के जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो उसके अंदर जो था वो आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मस्जिदों में जाने से लोग नहीं रुक रहे, लोग एक दूसरे को मिलने से नहीं रुक रहे हैं, वो इसलिए यहाँ पर इस वक्त जो हुकूमत ने जो नरमी दी है लॉकडाउन में, वो उन मईशत का पहिया चलाने के लिए उन इंडस्ट्रीज को दी है जिनको दुनिया में लो रिस्क इंडस्ट्री करार दिया गया, कि यानी कि जिस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को इसका इमीडिएट डेंजर नहीं होता वायरस फैलने का, और अगर वो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करें, जो कि SOPs जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है, कि अगर वो दो लोग जो है वो आपस में सेफ डिस्टेंस रख के काम करें, और वो हैंड वॉशिंग टेक्निक करें, और मास्क का इस्तेमाल करें, और उनका रेगुलर बेसिस के ऊपर टेम्परेचर चेक हो, वो लोग सब मॉनिटर हों, उनके साइन सिम्टम्स अगर किसी को आते हैं वो सारे, तो अगर इसके साथ ये सारी एहतियातें जो हैं ये बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी कर सकते थे, फैसल ईदी भी कर सकते थे, ये सारी एहतियातें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अहलिया भी कर सकती थी। आपको नहीं लगता कि कोरोना हमारी तवक्कुआत से ज्यादा खतरनाक है? और आप जो कह रही हैं कि जो लो रिस्क इंडस्ट्रीज खोलने की बात है, पूरी दुनिया में वो लो रिस्क इंडस्ट्रीज भी बंद है मैम। ये देखिए जी, बोरिस जॉनसन ने तो बिल्कुल इस कोरोना को सीरियसली नहीं लिया था, और उसने जाके कोरोना पेशेंट से हाथ भी मिलाए थे। उन्होंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये चीज हुई है। फैसल ईदी साहब का जाहिर है बहुत एक्सपोजर है, उनके पास वो चैरिटी का जिस तरह से काम करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इस वजह से उनका ये हुआ है। मगर अब आप देखें कि बाकी ममालिक में भी इस वक्त जो है वो उन्होंने ग्रेजुअली, हालांकि अभी वहां पे केसेस खत्म नहीं हुए हैं, मगर उनको भी अपनी इंडस्ट्रीज जो है खोलनी पड़ रही है, हालांकि वो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं। तो हमारा मुल्क तो इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप लॉकडाउन पे अमल नहीं करा सकते जब तक आप लोगों की भूख को और उनकी जरूरियात की जिंदगी जो है उनको जब तक वो पूरी नहीं होगी, आप लोगों को नहीं रोक सकेंगे, बल्कि उससे मजीद जो है वो हालात में बिगाड़ पैदा होने का था। मगर देखिए, कोरोना बेशक एक डेंजरस चीज है, मगर हमें लोगों को ये भी साथ बताना है कि 90% लोग जो है वो बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वो इससे ठीक हो जाते हैं, और 80% तो शायद वो होते हैं जिनके बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ हल्का सा खांसी और बुखार हुआ और 4-5 दिन के बाद वो खुद को खुद पैराडाइज, और उन्हें हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत पेश नहीं आती डॉक्टर नौशीन? जी, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पेश नहीं आती उन लोगों को बिल्कुल भी। और अगर उनका ये कि वो अपने आप को घर में, सिर्फ उनका ये जरूरी होता है कि उनसे दूसरों तक ना फैले, तो अगर वो होम आइसोलेशन में रह लेते हैं। बाहर के ममालिक में भी यही है कि जिन लोगों के माइल्ड सिम्टम्स है उनको उनके घरों में ही आइसोलेट किया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल्स नहीं ले जाया जा रहा है जब तक वो एल्डरली ना हो, उनकी एज ज्यादा ना हो। तो ये बिल्कुल यहाँ पर भी यही है कि अगर लोग इस चीज की अहमियत को समझे
और जिनमें ये माइल्ड सिम्टम्स वगैरह है, अगर वो अपने आप को अपने घर तक महदूद कर ले और अपनी बाकी फैमिली से। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर नौशीन, आपने बड़े तफसील के साथ उन तमाम मामलात को एड्रेस किया, जो उन सवालात को एड्रेस किया जो लोगों के जहनों में थे कि जो एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर क्वारंटीन बनाया गया था, एक बहुत बड़ा फील्ड हॉस्पिटल है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके अंदर वो हॉस्पिटल्स वाली बात नहीं है, वो एक क्वारंटीन है, चले जो भी है, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर साहब काम कर रहे थे उन्होंने ये शिकवा किया कि उन्हें जो हिफाजती लिबास दिया गया, जो मास्क दिया गया, वो सब स्टैंडर्ड था, जिसकी वजह से उनके साथ फैमिली मेंबर्स को और उनके मोहल्ले के लोगों को भी कोरोना वायरस हो गया। डॉक्टर साहब देखिए, वहां पर तो अभी उस तरह से पेशेंट गए नहीं थे, वहां पे तो सिर्फ उनको रखा जाता है कि जो सस्पेक्टेड होते हैं। क्वारंटीन, देखें, देयर इज अ डिफरेंस। आइसोलेशन वार्ड होता है हॉस्पिटल में जहां पर आप पेशेंट को रखते हैं, और क्वारंटीन में जो है वो सिर्फ आपने जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है उन लोगों को रखा जाता है। और मैं नहीं समझती कि ये कोई मास्क की वजह से खाली वो इतने सारे लोगों को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया है। पहले वैसे प्रोटेक्टिव गियर का थोड़ा सा इशू था, और इसके अंदर भी ये था कि 2 लेवल के प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं। एक लेवल 1 होता है जो उन डॉक्टर्स को दिया जा रहा था जिसमें सिंपल मास्क और ग्लव्स और सिंपल चीजें थी जो कि जनरल पेशेंट को डील करते हैं। जो आईसीयू में और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जो डील, उनको लेवल 2 का प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता था, जिसमें फेस की शील्ड होती है और पूरा एक प्रोटेक्टिव ड्रेस होता है। मगर ये जो 2 दिन पहले जो डिसीजन हुआ है उसके अंदर यही है कि तमाम डॉक्टर अब लेवल 2 का प्रोटेक्टिव गियर। अच्छा डॉक्टर नौशीन, इससे हमने बात भी की इससे पहले कि फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वजीर आजम साहब ने भी अपना सैंपल दे दिया है जी। कल जिस तरह से आज हमें बताया गया है कि कल सुबह वजीर आजम साहब भी अपना सैंपल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, अपना मौकफ दे रही थी। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की इकॉनमी चौंके वीक है, इसलिए हम मुकम्मल लॉकडाउन के ऊपर अमल नहीं कर सकते। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद हयात साहब ने, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त जो कोरोना के खौफ से हर शख्स कांप रहा है, क्या इसके अंदर सर्वाइवल का कोई चांस नहीं होता एक दफा इन्फेक्ट होने के बाद? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। जी, अगर आप डाटा देखें तो हमारे खास तौर पे पाकिस्तान का अभी तक जो डाटा है उसमें हमारी मॉर्टेलिटी सिर्फ 2% है। इन अदर वर्ड्स के 98% जो लोग हैं ना, उनको वो इस माइल्ड मॉडरेट डिजीज थी, 2% है जिनकी मॉर्टेलिटी है। तो इसमें बहुत चांस है, इससे आप देख सकते हैं कि बहुत ही चांस है इसमें बचने का। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स की जानिब से बाकायदा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है, शायद आपकी भी नजर से गुजरी हो क्योंकि आप भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है उसका प्रोफाइलैक्टिक इस्तेमाल तजवीज किया जा रहा है कि अगर आप इसकी 2 गोलियां खा लेंगे एक हफ्ते के वक्फे से तो आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। जी, पहली बात तो यह है कि अभी तक कोई भी ड्रग इसके इलाज के लिए या इसकी प्रिवेंशन के लिए किसी भी जो फॉर एग्जांपल WHO ने या FDA ने अप्रूव नहीं की। जो ड्रग्स भी अप्रूव हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए हुए हैं वो ट्रायल बेस्ड एज एक्सपेरिमेंटल ड्रग अप्रूव हुए हैं। कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि ये क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन उसको प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर बड़े डिग्री होल्डर डॉक्टर्स का इस तरह से रिकमेंडेशन देना और लोगों को आगे उनके पैगाम को शेयर करना, ये तो एक एथिकल क्राइम है, ये तो बेसिक मेडिकल एथिक्स के भी खिलाफ हुआ ना डॉक्टर साहब। अगर आप देखें तो ये पूरी जब पैंडेमिक हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया, प्रेसिडेंट ने ये कहा था, उन्होंने भी इसकी खिलाफ वर्जी की, उनको अमेरिकी सहाफियों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया डॉक्टर साहब। और उन्होंने इतना वो FDA को पुश किया कि FDA को उनकी पूरी तारीख में दूसरी मरतबा ये था कि उन्होंने एक वेवर दी इमरजेंसी ड्रग, इसको एक्सपेरिमेंट ड्रग की इजाजत दी कि वो हॉस्पिटल में सप्लाई करेंगे अमेरिकन में। मगर हमारे यहाँ क्या हुआ है कि बहुत सी मेडिकल जो एसोसिएशन थे, खासतौर पर इंडियंस ने, उन्होंने इसकी बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी एविडेंस के इसको फैला दिया। जो एविडेंस हमारे पास है वो बड़ा थोड़ा सा है, वो ट्रीटमेंट में है। जो भी सीवियर निमोनिया में चाइनीज ने इसे इस्तेमाल किया था उसमें उन्हें कुछ फायदा दिखाई दिया था ट्रीटमेंट के लिए,
उसी बेसिस पे हमारी जो जहाँ भी जो SOPs बने, गाइडलाइंस भी हैं, सिर्फ निमोनिया जो कोविड की वजह से निमोनिया होता है उसके इलाज के लिए इसकी इजाजत दी गई है, वो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के तौर पर। अच्छा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अलावा भी कोई एंटीवायरल ड्रग सुना है कि टेस्ट की जा रही है कोरोना को ट्रीट करने के लिए? जी, हम बहुत सी ड्रग जो इस वक्त हैं वो ट्रीट करने के लिए ट्रायल्स में हैं, अंडर स्टेज डिफरेंट ट्रायल्स चल रही हैं। उनमें हम लोपेनोवेर जो HIV की ड्रग थी वो भी इस्तेमाल की गई है, लेकिन उसके रिजल्ट इतने इनकरेजिंग नहीं आए। रेमडेसिविर है जो एक बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, अभी पब्लिश हुए एक हफ्ता पहले के जो वेंटिलेटर पेशेंट्स थे 30 वेंटिलेटर पेशेंट में 17 जो थे वो वेंटिलेटर से। डॉक्टर साहब, आप जैसे तजुर्बे का आदमी आज हमारे शो में आया है, लोगों के दो बड़े बुनियादी सवाल हैं। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पहली बात ये बताइएगा कि आज जब हम इतनी साइंसी तरक्की की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना चुके हैं, हम खला में जा चुके हैं, हम समंदरों के नीचे जा चुके हैं, वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? और दूसरा, वेंटिलेटर काम कैसे करता है? देखिए, पहली बात तो वैक्सीन इसलिए पहले एनिमल मॉडल में उसे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसकी एफिकेसी देखी जाए, क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं, एफिकेसी देखी जाए कि उससे भी बढ़ के उसकी सेफ्टी, जो जितनी भी मेडिसिन है उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो ये एक डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है जिसके पास एवरेज 1 साल लगता है। अगर 1 साल से आप कम करेंगे, कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज करेंगे, उसकी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज करेंगे या उसकी एफिकेसी पे कंप्रोमाइज करेंगे, जैसे कि थैलेडोमाइड के ड्रग के वक्त हुआ था। जैसे आपके थैलेडोमाइड का हुआ था, उसके बाद लोगों के वो बाजू जो थे इस तरह से आपके जो थे, बिल्कुल इसी तरह। और अब तो ये वेंटिलेटर कैसे काम करता है डॉक्टर साहब? वेंटिलेटर बड़ा सिंपल सा काम है कि आपके जब लंग्स उसमें भर जाते हैं, उसके बाद को जब कि ऑक्सीजन आपके लंग्स में नहीं जा सकती, जो आपके वो हवा जो ऑक्सीजन है वो पुश कर रहा होता है, वो या उसका वॉल्यूम ज्यादा देते हैं या उसके लंग्स एक्सपैंड नहीं कर रहे, वो स्टिफ हैं तो उसके हवा अंदर नहीं जा सकती, तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा या ज्यादा फोर्स के साथ। और वेंटिलेटर पर जाने का मतलब यकीनी मौत नहीं है डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं है, यकीनी मौत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद हयात आपके कीमती वक्त के लिए। उन्होंने बहुत सारी उन गलत फहमियों का अजाला किया जो लोगों के जहनों में कोरोना वायरस को लेकर एग्जिस्ट करनी है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। बहुत ज्यादा हुजूम है और अदालतें भी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर सिर्फ वो मुकदमात सुन रही हैं जिनका सुना जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त अदलिया को किन मसाइल का सामना है और लोगों को जो इंसाफ की फराहमी में पहले ही ताखीर का शिकवा किया करते थे, अब इस वबा के बाद किस मजीद ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। अब्दुल्ला मलिक हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, माहिर कानून है, सीनियर लॉयर हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस कोरोना की वबा का इंसाफ की फराहमी पर कितना असर पड़ा है? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने एक निहायत अहम मौजू पर मुझे भी इज़हार ख्याल का मौका दिया। यकीनन जहाँ तमाम शोबा ज़िंदगी के इदारे इस चीज़ से इफेक्ट हुए हैं, जो अदलिया का इदारा भी, ये भी चूँकि इंसाफ से वाबस्ता है और बहुत ही ऐसा बारीक बीनी का इदारा है जिससे लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ तल्लुक़ रखते हैं। और यकीनन मैं ये कहूँगा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ लोगों के इस कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं, क्योंकि अदालतों ने वो सिर्फ मुकदमे लेने शुरू किए हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ का कोई तल्लुक़ हो या कोई बेल मैटर हो या हिबियस अर्जेंट मैटर जिसे हम कहते हैं, वो प्रायोरिटी उन्होंने फिक्स की है, उन केसेस को लिया जा रहा है। और उसमें भी वो जो कोई टाइम बार हैं या वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिफ्ट वो कर दी है ताकि किसी का कोई टाइम बार इशू होता है तो वो भी बाद में देखा जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका है, जो एंग्जाइटी आपकी है, वो बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान में या पंजाब में जो अदालती निज़ाम है ये बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। वो लोग जो पहले ही कई सालों से अपने मुकदमात का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें कुछ ना करते हुए भी कई महीने और कई साल मजीद लग जाएंगे अपने केसेस लगवाने। लेकिन पिछले चीफ जस्टिस के दौर में कुछ डेवलपमेंट हुई थी अब्दुल्ला मलिक साहब, अगर आपको याद हो कि ऑनलाइन मुकदमात की समाअत का आगाज किया गया था, तो इस टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर हम इंसाफ की फराहमी को ज्यादा आसान नहीं बना सकते? देखिए, हकीकत तो यह है कि वो भी मुकदमात कोई खास नहीं थे,
उसकी भी तशहीर ज्यादा थी, लेकिन वो मुकदमात जिनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो साल से चले आ रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि जी दादा पोता लड़ता है तो फिर आखिर दादा लड़ते तो पोते तक वो चीज जाती है, तो बिल्कुल वो जो मुकदमात हैं वो वैसे की वैसे हैं। कुछ ऐसे मैटर जिनमें दोनों पार्टीज एग्रीड होती थी और वो दोनों अदालत में मॉडर्न कोर्ट में अपना केस ले जाती थी, वो एक किस्म का स्पीडी जस्टिस था, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर वाली बात है, वो बहुत कम केसेस हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है ना अभी तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है कोरोना वायरस के हवाले से, इकोनॉमी मजीद मेल्टडाउन होती है, तो जराइम में इजाफा होगा मलिक साहब? देखिए यकीनन जराइम में तो इजाफा तो होगा ही, क्योंकि वो मुजरिम जिनके भी बेलें पेंडिंग पड़ी हैं, जो अभी सब जुडिस हैं, जो अभी अंडर ट्रायल हैं, जो अभी पकड़े नहीं गए, जो पुलिस जिनको अभी पकड़ना चाहती ही नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, उनमें तो इनकरेजमेंट होगी और फिर वो हम कहते हैं ना ताखीर इंसाफ का कत्ल कर देती है। तो जब गवाही खत्म हो जाएगी, डिले हो जाएगा, शवाहिद खत्म हो जाएंगे, शहादतें हम आपको पता है कि हमारा हाफजा बहुत कमजोर है। पहली बात तो ये कि कोई वॉलंटियरली आगे बढ़ते नहीं कोई शहादत देने के लिए। अब अगर किसी को बुलाया भी जाएगा कह के मिन्नत अल्लाह करके, तो जब तक वो उसको बेचारा अदालत में पेश होगा तब तक वो वकूई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब। अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता हम इस मसले के ऊपर मजीद बात करते, लेकिन इस वक्त हकीकत हाल यही है कि कोरोना की वजह से जहां दीगर शोबे मुतासर हुए हैं, वहां लोगों को इंसाफ की फराहमी में ताखीर में मजीद इजाफा हुआ है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।